हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपके हिंदी की टीचर और आज हम करने वाले हैं व्याकरण। यस बच्चों, हम बहुत दिन से क्षितिज कर रहे थे, परंतु आज हम करेंगे व्याकरण। तो क्या आप सब रेडी है? वेरी गुड। तो चलिए बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपको पीछे थंबनेल में दिख ही रहा है। तो चलिए शुरू करें। तो चलिए, ओके बच्चों, पहले मैं आपसे 2-3 चीजें पूछती हूँ, आप मुझे उसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। ओके लिसन, अगर मैं कहूँ सामने से राजा की पुत्री आ रही है, एक वाक्य मैंने ये बोला। अब मैं बोलूंगी सामने से राजपुत्री आ रही है, तो दूसरा वाक्य मैंने ये बोला। अब क्या दोनों वाक्यों में कुछ डिफरेंस है? ध्यान से सुना आपने? चलिए बताइए क्या डिफरेंस है। यस, पहले वाक्य में मैंने बोला कि सामने से राजा की पुत्री आ रही है और दूसरा वाक्य में बोल रही हूं सामने से राजपुत्री आ रही है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो राजा की पुत्री और राजपुत्री में है। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे शब्दों का जादू। यस बच्चों, हम पढ़ेंगे आज शब्दों का मैजिक और उसको हम क्या बोलते हैं? समास। क्या बोलते हैं? समास। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बच्चों, वो होने वाला है समास। ठीक है, हमारी क्लास 9th का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इस टॉपिक से काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या आप रेडी है? तो चलिए, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बस आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि आपके लिए न्यू टॉपिक है। तो बी प्रिपेयर्ड। ओके, तो सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में यस लिख के बोलेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं समास का अर्थ क्या होता है, यानी कि समास जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो समास का मतलब होता है संक्षेप, यानी कि छोटा रूप। ठीक है, यानी कि किसी भी वाक्य का छोटा रूप समास कहलाता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़े। सबसे पहले यही समझते हैं समास। समास का तात्पर्य है, तात्पर्य का मतलब अर्थ है। तो समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। अब आप बोलोगे मैम ये कितना बड़ा वर्ड है। नहीं, संक्षिप्तीकरण जो है वो संक्षेप से ही बना है, जिसको हम बोलते हैं छोटा रूप। तो अगर आपसे कोई पूछे या आपकी टीचर पूछे कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि समास शब्द का अर्थ क्या है, तो अगर आप छोटा रूप भी बोलोगे तो फिर भी सही होगा। ठीक है, छोटा रूप। तो ये किसका छोटा रूप है बच्चों? ये है किसी भी वाक्य का छोटा रूप। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको समास शब्द का अर्थ समझ आया होगा। ठीक है, आइए अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। बच्चों, समास ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम कम से कम शब्दों में हम अपने अर्थ को ज्यादा लाते हैं, यानी कि कम से कम शब्दों में हम अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं। तो सबसे पहले बताती हूँ मैं आपको, समास जो होता है वो आलसी लोगों के लिए होता है, यानी कि जो अपने वर्ड्स ज्यादा शब्दों में ना लिखकर कम शब्दों में अपनी बात को समझा दे। तो समास जो होता है वो आलसी लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं। ये है बच्चों समास की परिभाषा, जो मैं आपको अब बताने जाऊंगी। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। देखिए, अब परिभाषा क्या होती है बच्चों समास की? जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया और एक छोटा शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं। यानी कि जब दो शब्द या दो से अधिक शब्द जब मिलते हैं, उन सब शब्दों से मिलकर एक नए शब्द का निर्माण होता है, या फिर वो पहले वाक्य से एक छोटा शब्द निकल कर आता है, उसी को हम समास कहते हैं। ठीक है, यही समास की परिभाषा है। देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया और छोटा शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, तो यही है समास की परिभाषा। आगे देखते हैं, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, ये मैंने आपको फिर भी बता दिया है बट मैं आपको दोबारा बता रही हूं, तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किए जाते हैं। यानी कि हम समास तब यूज करते हैं बच्चों कि हम अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहें, लेकिन अधिक से अधिक अर्थ उसके निकल कर आए, उसी को हम समास कहते हैं। तो डन है, समझ आ गया सभी को? चलिए अब मुझे जल्दी से बताइए समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए। ओके,
चलिए ओके बच्चों, अब क्वेश्चन आपका इससे नहीं आएगा, ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको पता होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि समास होता क्या है। अब क्वेश्चन आता है बच्चों समास के भेदों से, ठीक है, लेकिन हम समास के भेद से पहले पढ़ेंगे बच्चों समास में जो पद होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। चलिए आगे, तो चलिए देखिए दो चीजें मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है, आपको ध्यान से सुनना है, फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको मुझे जवाब भी देना है, ओके। फिर मैं देखूंगी जिस बच्चे ने अच्छा जवाब दिया होगा, पहले जवाब दिया होगा, उसका मैं नेम भी लेके आऊंगी, ओके। तो चलिए बच्चों, अब आपको मेन चीज समझनी है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि समास क्या होता है। समास का मतलब होता है संक्षेप, यानी कि किसी भी वाक्य का छोटा रूप। संक्षेप मतलब कि छोटा रूप, संक्षेप मतलब ही होता है छोटा, ठीक है। अब इसमें बच्चों एक चीज बता रही हूं मैं, समास में पद होते हैं सबसे पहले तो। अब बोलेंगे मैम ये पद क्या होते हैं, हमने बेटा पहले पढ़ा है वाक्यों के बीच में जो शब्द आते हैं उनको पद बोला जाता है। तो ऐसे ही समास में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं बच्चों? दो पद होते हैं। तो पहला पद को हम बोलते हैं पूर्व पद, ठीक है, और दूसरे पद को बोलते हैं उत्तर पद, ठीक है। ये दोनों पद हमारे समास में आते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब ये पूर्व पद क्या होता है? तो बच्चों समास के पहले पद को, ठीक है, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, ठीक है, पूर्व पद। और बच्चों दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, ठीक है, उत्तर पद। यानी कि बच्चों सबसे पहले तो समास का मतलब है संक्षेप यानी कि छोटा रूप। उसके बाद समास में दो तरह के पद आते हैं, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद किसे बोलते हैं? पहले पद को पूर्व पद। अभी मैं आपको इसका उदाहरण दूंगी, एग्जाम्पल दूंगी, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और दूसरे पद को क्या बोला जाता है? उत्तर पद। अब देखते हैं कैसे होता है, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, एक वर्ड लिया गंगा जल, ठीक है, देखो मैंने एक शब्द लिया है गंगा जल। तो यहां पर दो शब्द हैं, एक है गंगा और दूसरा है जल, ठीक है। तो यहां पर जो गंगा होगा बच्चों ये होगा हमारा पूर्व पद, और जल जो होगा बच्चों ये होगा हमारा उत्तर पद। समझ आया? यानी कि समास हमने सबसे पहले पढ़ा था, देखो मैं आपको दिखा भी दूं, हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा है, जब दो या दो से अधिक शब्द, यानी कि समास जो है वो दो शब्दों से या दो से अधिक शब्दों से बनता है। और वो कौन से दो शब्द हैं? वेट अ सेकेंड, वो कौन से दो शब्द हैं? एक है गंगा, एक है जल। जो पहला शब्द है वो है पूर्व पद और जो दूसरा शब्द है वो है उत्तर पद। एक और उदाहरण देख लेते हैं। चलिए, एक उदाहरण मैंने ये दिया आपको, अब दूसरा उदाहरण मैं आपको ये देती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला, सबसे पहले जो आंसर दिया, वो एग्जाम्पल दिया था राजपुत्र, यही बोला था मैंने, या राजपुत्री बोला था, ये लो, तो राजपुत्री। अब राजपुत्री को जब आप तोड़ोगे तो इसका मतलब क्या होता है? राजा की पुत्री। तो यहां पर यानी कि जो पहला पद है वो राज नहीं होगा, क्या होगा? राजा, ठीक है, और राजा की पुत्री होता है इसका मतलब। और दूसरा पद की नहीं होगा बच्चों, क्या होगा? पुत्री। तो पहला पद ये और दूसरा पद ये, यानी कि पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद। तो क्या आपको ये पद समझ आए? क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसी से आप इसके समास के भेद पढ़ पाओगे, ठीक है, समझ आ गया? वेरी गुड। तो जल्दी से रिकॉल करते हैं, समास में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। कौन कौन से? पूर्व पद, उत्तर पद। पूर्व पद को पहला पद बोलते हैं, उत्तर पद को दूसरा पद बोलते हैं। और बच्चों समास जो है वो दो शब्दों से बना है, हमने पहले भी पढ़ा था। तो पहला शब्द जो होगा वो पूर्व पद होगा और दूसरा शब्द जो होगा वो उत्तर पद होगा। समझ आ गया? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए बच्चों यहां पर वही है जो मैंने आपको समझाया, समास रचना में दो पद होते हैं, ठीक है, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है, दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। अब देखिए ध्यान से, और जब ये दोनों पद मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बोला राजा
का पुत्र। अब यहाँ पर राजा एक शब्द था और पुत्र दूसरा, तो दोनों को मिलाकर बना राजपुत्र। तो बच्चों ये जो शब्द बना है ना पूरा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं समस्त पद। क्या बोलते हैं? समस्त पद या फिर समास। यही होता है शब्दों का मैजिक, जो मैंने आपको बताया था कि समास क्या है? शब्दों का मैजिक है। तो यहाँ पर देखो इतना बड़ा वाक्य था, इसको हमने छोटा बनाया और बन गया राजपुत्र। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं समस्त पद, यानी कि इन दोनों शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद बोला जाता है या समास बोला जाता है। समस्त पद और समास सेम होते हैं। अंडरस्टूड? वेरी गुड। तो चलते हैं। अब जैसे उदाहरण मैंने आपको गंगा जल दिया था, तो गंगा क्या है? पूर्व पद है, जल क्या है? उत्तर पद है। अब देखो एक बच्चा एक एग्जाम्पल है रसोई घर। अब रसोई घर भी दो वाक्यों से, दो शब्दों से बना है, एक रसोई एक घर। तो रसोई जो होगा वो पूर्व पद होगा, घर जो होगा वो उत्तर पद होगा। ठीक है, अब एक और चीज आपको बताती हूँ, समास विग्रह क्या होता है। जब हम समास को तोड़ते हैं, यानी कि जब हम शब्दों को तोड़ते हैं तब बनता है समास विग्रह, तब होता है समास विग्रह। जैसे बच्चों यहाँ पर शब्द है रसोई घर, यहाँ पे लिख देती हूँ रसोई घर। अब ये क्या है बच्चों? हमारा समस्त पद। ठीक है, जैसे राजपुत्र समस्त पद था, वैसे ही रसोई घर भी एक समस्त पद है। अब हमें इस समस्त पद को तोड़ना है, यानी कि इसका विग्रह करना है। तो क्या होगा? रसोई के लिए घर। ठीक है, रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर। समझ आया? तो यही होता है समास विग्रह। अगर मैं बोलूं राजपुत्र का समास विग्रह तो आपको तो समझ आ ही गया है। तो यही है हमारे समासिक पद। ठीक है, मतलब समासिक पद हम किसे बोलेंगे? समास को ही बोलेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको इतना समझ आया होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। हथकड़ी एक वर्ड है, हथकड़ी, इसका समास विग्रह करके बताइए। वर्ड है आपका हथकड़ी, जरा इसका समास विग्रह करिए, मतलब इसको तोड़िए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। समास के 6 मुख्य भेद होते हैं, जिनमें से आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस। तो मतलब हमें यह समझने हैं ये 6 भेद कौन से होते हैं। ओके, तो सबसे पहले बच्चों देखिए, समास में 6 मुख्य भेद होते हैं। मुख्यतः 6, यानी कि टोटल ही 6 होते हैं, लेकिन वैसे जो मेन होते हैं बच्चों वो 4 होते हैं। लेकिन एक कर्मधारय समास और एक द्विगु समास, ये दोनों तत्पुरुष के भेद है। बट आप ऐसे लर्न करो तो आपको ईजी रहेगा। ओके, तो चलते हैं, अब देखते हैं। पहला भेद है अव्ययभाव समास बच्चों, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है द्विगु, पांचवा है बहुव्रीहि और छठा है द्वंद्व समास। ये हमारे 6 समास के भेद है। ओके, चलिए जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो ये हमारे 6 समास के भेद है। अब हम पढ़ते हैं पहला भेद। पहला भेद क्या है बच्चों? अव्ययभाव समास। पहला और दूसरा थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको ये डिफिकल्ट लगेंगे, बट अगर समझोगे तो बहुत इजी है, बाकी फिर हम बाद में देखेंगे। तो बच्चों पहला समास का भेद है अव्ययभाव समास। क्या है? अव्ययभाव समास। अब अव्ययभाव समास से पहले हमें समझना पड़ेगा कि अव्यय क्या होते हैं। तो बच्चों अव्यय शब्द ऐसे शब्द होते हैं, देखिए अव्यय शब्द ऐसे शब्द होते हैं बच्चों जो लिंग वचन काल के बदलने से बिल्कुल नहीं बदलते। ठीक है, यानी कि ये ऐसे शब्द है जब किसी वाक्य में अव्यय शब्द आ जाते हैं तो वो वाक्य लिंग वचन या काल के बदलने से नहीं बदलते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ प्रतिदिन एक लड़की आती है, अब मैं बोल रही हूँ प्रतिदिन एक लड़का आता है, यानी कि मैंने यहाँ पर लिंग का यूज करा है लड़का और लड़की, लेकिन जो बच्चों प्रतिदिन है वो नहीं बदल रहा। तो यही होते हैं हमारे अव्यय शब्द जो लिंग वचन और काल के आधार पर नहीं बदलते। ठीक है, समझ आ गया? आइए, तो बच्चों अव्ययभाव समास जो है इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। अब आप एक चीज याद रखिए, आपको हर समास में, हर जो समास के भेद है उनमें 2-3 चीजें याद रखनी है। एक कि इस समास में कौन सा पद इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, यानी कि कौन से पद को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, प्रधान होता है मतलब इसका, तो कौन सा पद प्रधान है, एक आपको ये याद रखना है, एक उनकी पहचान याद रखनी है जो मैं आपको ट्रिक से बताऊंगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। देखिए बच्चों, अव्यय भाव में पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि पहला पद, पूर्व का मतलब पहला, तो अव्यय भाव में पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, यहाँ पर पहला पद अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। बच्चों, अव्यय हो या उपसर्ग हो, दोनों सेम है। ठीक है, दोनों लिंग वचन काल के आधार पर नहीं बदलते। ठीक है, जैसे आजीवन, आ जो है वो अपना एक अलग शब्द है, उपसर्ग है। ठीक है, तो अगर इसकी ये ट्रिक है बच्चों कि अगर कोई भी शब्द में पहला वर्ड उपसर्ग हो, यानी कि कोई भी वर्ड के आगे कोई और शब्द लगा हो, प्रीफिक्स जिसे हम बोलते हैं, वही क्या होंगे, हमारे अव्यय समास होंगे, अव्यय भाव समास होंगे। ठीक है, दूसरा इसका है शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, या फिर ऐसे शब्द हों जिनमें पुनरावृत्ति हो रही हो, यानी कि वो शब्द रिपीट हो रहे हैं। जैसे रातों रात, यहाँ पर जो रात शब्द है वो रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है बच्चों, अव्यय भाव समास। यानी कि इनकी दो पहचान है। पहली पहचान है कि पहला वर्ड अव्यय होना चाहिए। अगर आपको अव्यय समझ नहीं आ रहा तो पहला वर्ड उपसर्ग होना चाहिए। ठीक है, उपसर्ग आपको पता है, हमने करे भी हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग होता है जो शब्द के आगे लगता है, और प्रत्यय होता है जो शब्द के पीछे लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई भी आपको ऐसा शब्द मिले जिसके आगे उपसर्ग लगा हो, वो सारे अव्यय भाव समास हैं। और जो शब्द में पुनरावृत्ति हो रही हो, यानी कि शब्द बार बार रिपीट हो रहा हो, वो भी आपके अव्यय भाव समास है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, पहला एग्जाम्पल है यथाशक्ति। देखिए बच्चों, शक्ति अपने आप में एक शब्द है, लेकिन उसके आगे हमने यथा लगा दिया, यानी कि ये अव्यय है, ये इनके आधार पर नहीं बदलेगा, तो ये क्या होंगे, अव्यय भाव समास होंगे। ठीक है, फिर है आजीवन। जीवन अपने आप में एक शब्द है, इसके आगे आ उपसर्ग लग गया तो क्या होगा, जीवन के अनुसार है इसका अर्थ, और ये भी क्या है, अव्यय भाव समास। और मैंने बोला आपको शब्दों की पुनरावृत्ति होगी, यानी कि शब्द जो है वो रिपीट होंगे। तो जैसे यहाँ पर है रातों रात, तो रात ही रात होता है इसका अर्थ, यानी कि यहाँ पर रात जो है वो रिपीट हो रहा है। अगर मैं बोलूं धड़ाधड़, ठीक है, गड़बड़ी, ऐसे शब्द अव्यय भाव समास होते हैं। ठीक है, तो यही अव्यय भाव की ट्रिक है, या तो पहला पद उपसर्ग होना चाहिए, या तो शब्दों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। अंडरस्टूड, वेरी गुड। चलिए जल्दी से मुझे अव्यय भाव समास का एक एग्जाम्पल दीजिए। कोई भी उपसर्ग वाला एक शब्द ढूंढिए और मुझे बताइए। अब है बच्चों दूसरा समास, तत्पुरुष समास। क्या नाम है इसका, तत्पुरुष समास। अब बच्चों इसमें क्या होता है, पहली बात तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, इसीलिए मैंने आपको लाइन वाइज कराए हैं। पहला समास था अव्यय भाव समास जिसमें पहला पद प्रधान था, और ये है हमारा तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान है, यानी कि उत्तर पद प्रधान है। ठीक है, आइए, यह कारक से जुड़ा समास होता है, और बच्चों यह एक ऐसा समास है जिसको तोड़ने पर, यानी कि जिसका समास विग्रह करने पर कारक की विभक्तियां लगती हैं। ठीक है, कारक की विभक्ति मतलब हमने पढ़ा है कर्ता ने कर्म को कितनी होती है, पूरी 8 होती हैं, लेकिन उन 8 में से पहला और 8वां हटा दीजिए, यानी कि बीच के जो 6 होते हैं कारक की विभक्तियां, वही तत्पुरुष समास के उपभेद है। यस बच्चों, ये एक ऐसा समास है जिसके उपभेद भी हैं, यानी कि सब टॉपिक्स भी हैं। ठीक है, बस ये यही समास है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये हार्ड है, बट बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, तो ध्यान से देखिए। देखिए, पहला तो ये याद रखना कि इसमें दूसरा पद प्रधान है, दूसरा ये याद रखना कि ये कारक से जुड़ा समास है। ठीक है, अब इसके 6 उपभेद देखते हैं। अगर आपको कारक आते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। आपको कुछ नहीं करना है, समास को तोड़ना है, उसका विग्रह करना है, और अगर उसमें ये को, के द्वारा, के लिए, से, का, के, की, में पर अगर ऐसे शब्द आए तो आप समझ जाना कि वो तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब बच्चों कारक का पहला होता है कर्ता, वो नहीं है, और लास्ट होता है संबोधन, वो भी नहीं है, यानी कि पहला और 8वां हटा के सारे यहां पर आ गए। देखिए, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, यानी कि ये 6 कारक के भेद ही हमारे तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, उपभेद होते हैं। ठीक है, अब देखो कर्म को, यानी कि कर्म तत्पुरुष है, जब को आ जाए तो आप समझ जाना कि ये कर्म तत्पुरुष है। ठीक है, नेक्स्ट है
करण तत्पुरुष यानी कि से या के द्वारा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ करण तत्पुरुष का, मैंने आपको दे दिया रेखांकित। क्या दिया बच्चों? रेखांकित। एक समासिक शब्द है ये। अब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? रेखा द्वारा अंकित। ठीक है, तो बच्चों देखो, जब हमने इस शब्द का समास विग्रह करा तो बीच में आया द्वारा। ठीक है, के द्वारा, या अगर से भी आ जाएगा तो भी वो क्या होगा? करण तत्पुरुष होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों संप्रदान तत्पुरुष, यानी कि यहाँ पर जब हम कोई वर्ड को तोड़ेंगे और तब आएगा के लिए तो वो हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। अपदान तत्पुरुष में क्या होगा? जब हम से, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ आपको अपदान का, मैंने बोला ऋण मुक्त, सॉरी वेट अ सेकेंड, मैंने बोला बच्चों ऋण मुक्त। अब इसको आप तोड़ोगे तो क्या होगा? ऋण से मुक्त। बच्चों यानी कि जो ऋण होता है, कर्ज होता है, उससे मुक्त। तो यहाँ पर से का मतलब क्या है? अलग होना। तो ये भी हमारा क्या है? अपदान तत्पुरुष है। अब संबंध तत्पुरुष, यानी कि जब हम कोई समासिक शब्द का विग्रह करेंगे, उसको तोड़ेंगे, या तो का आना चाहिए, या तो को आना चाहिए, या तो की आना चाहिए, तो वो हो जाएगा हमारा संबंध। वैसे ही अधिकरण तत्पुरुष, एक शब्द दे रही हूं आपको, वो होमवर्क में करना। मैंने दिया आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, जरा मुझे इसको तोड़कर बताना, होमवर्क है ये आपका। इसको जब आप तोड़ोगे तो क्या होगा और वो कौन सा तत्पुरुष का भेद होगा? ओके, तो आप ये मुझे बताएंगे। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये तत्पुरुष समास भी अच्छे से समझ आ गया होगा। वेरी गुड, चलिए अब आगे देखें। तीसरा समास। अब यहां से ना बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से सुनना है, वेरी इजी। ओके, चलिए थर्ड है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय में बेटा सबसे पहले याद रखना, इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, कर्मधारय समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि दूसरे पद को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आगे देखते हैं, इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। यानी कि बच्चों ये एक ऐसा समास है जिसमें उस शब्द का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। विशेषण और विशेष पता है ना? चलिए मैं एक बार बता देती हूँ। विशेषण होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेष होता है जिसकी भी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर ऐसे शब्द जिसमें पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, वो सारे कर्मधारय समास होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना, और इजी भी है। इसकी ट्रिक क्या है बच्चों? इसका जब आप समास विग्रह करोगे, यानी कि शब्द को तोड़ोगे, तो या तो है जो लगेगा, या तो के समान लगेगा, या तो रूपी आएगा। ठीक है, अगर ये तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज आए जब आप समास का विग्रह करोगे, तो आप समझ जाना कि वो कर्मधारय समास है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बोला मैंने काली मिर्च। अब बच्चों देखो, काली मिर्च। अब यहां पर दो शब्द हैं, एक शब्द है काली, एक शब्द है मिर्च। काली क्या है? विशेषण, क्योंकि किसी की विशेषता बता रही है, तो ये हो गया विशेषण। ठीक है, और मिर्च क्या है? किसकी विशेषता बताई जा रही है? मिर्च की, तो ये क्या हो गया? विशेष। तो बच्चों यही है हमारा कर्मधारय समास, और इसको आप जब तोड़ोगे तो क्या होगा? काली है जो मिर्च, यानी कि है जो आ गया, तो क्या होगा? कर्मधारय समास। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ इसका। जैसे मैंने बोला नील कमल। क्या बोला? नील कमल। अब देखो, कमल तो एक फूल होता है और उसकी विशेषता है नील, यानी कि नीला। तो नीला है जो कमल, यानी कि विशेषण और विशेष आ रहे हैं, तो समझ जाना कि ये कर्मधारय समास है। समझ आ गया? वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है बच्चों हमारा द्विगु समास। देखो, द्विगु में एक शब्द आ रहा है द्वि। द्वि का मतलब होता है दो, और दो मतलब क्या होता है? नंबर, यानी कि संख्या। ठीक है, ये ट्रिक है, इसको भूलना मत। तो बच्चों इसमें क्या होता है? जिस समासिक शब्द का पहला पद, यानी कि एक ऐसा शब्द जिसका पहला शब्द संख्यावाची हो, यानी कि नंबर हो। संख्यावाची मतलब क्या होता है?
नंबर हो, यानी कि ऐसे शब्द जिसका पहला शब्द नंबर हो, यानी कि पहला पद नंबरों में हो, संख्या में हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, द्विगु और द्वंद्व में कंफ्यूज मत होना। द्विगु का मैंने आपको ट्रिक बता दिया, द्वि मतलब होता है दो, तो समझ जाना द्विगु समास में क्या है, पहला शब्द संख्यावाची होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे त्रिफल, नवरत्न, दोपहर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे त्रि है, यहाँ पे नव है, यहाँ पर दो है, तीनों नंबर है ना। त्रि मतलब तीन, ठीक है, नव मतलब 9 और दो मतलब 2। तो यहाँ पर जिन भी शब्दों में पहला पद संख्यावाची होगा तो आप समझ जाओगे कि वो द्विगु समास है। अब देखो इनका मतलब समझते हैं। त्रिफल का मतलब होता है 3 फलों का समूह, नवरत्न का मतलब होता है 9 रत्नों का समूह, दोपहर का मतलब होता है 2 पहरों का समूह। तो ये सारे हमारे क्या हो गए बच्चों, द्विगु समास। इजी, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां है बच्चों द्वंद्व समास। इसीलिए मैंने बोला था द्विगु और द्वंद्व में कंफ्यूज मत होना। द्वंद्व समास होता है जिसमें दोनों पद समान होते हैं, यानी कि बच्चों यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही इक्वल होते हैं, यानी कि दोनों को ही समान इंपॉर्टेंस मिलती है। ओके, देखिए द्वंद्व समास में दोनों समान की समानता होती है। विग्रह करने पर या तो और आता है या आता है, यानी कि ये इसकी ट्रिक है। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, ये इसको याद करने की ट्रिक है। यानी कि जब आप इसका विग्रह करोगे, जब आप इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा, या तो और आएगा या फिर या आएगा। वेरी सिंपल, देखते हैं। जैसे माँ और बाप, तो माँ बाप। बड़ा या छोटा, बड़ा छोटा। सुर और असुर, सुरासुर। यहाँ पर आएगा सुर असुर, सुरा सुर। ठीक है, लव या कुश, लव कुश। और बच्चों इसकी एक और ट्रिक है, वो क्या है, यहाँ पर योजक चिन्हों का यूज होता है। योजक चिन्ह, जहां पर भी आपको जिन शब्दों में ये होता है योजक चिन्ह, जो जिन शब्दों में भी आपको योजक चिन्ह दिखाई दे तो आप समझ जाना कि वो क्या है, वो हमारे द्वंद्व समास है। तो बच्चों मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको ये 5 समास अच्छे से क्लियर होंगे। परंतु अब हमारे पास एक और समास बचा है जो है बहुव्रीहि समास। ठीक है, आइए उसे देखें। देखिए बच्चों, हमारा लास्ट समास का भेद है बहुव्रीहि समास। अब ये बहुव्रीहि समास क्या होता है, इसके लिए अपने आंख, नाक, दिमाग सब खोल दीजिए, कान भी खोल लेना। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, यानी कि इसमें ना ही पहला पद प्रधान है ना ही दूसरा पद प्रधान है। तो ये एक ऐसा समास है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि यहाँ पर क्या होता है, पहला और दूसरा शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, यानी कि एक नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, यह एक प्रकार का समास है जिसमें 2 पद यानी कि प्रथम और द्वितीय पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई पद इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई पद प्रधान नहीं है, यहाँ पर पहला और दूसरा पद मिलकर एक नया पद बनाते हैं जिसे हम बोलेंगे, अभी देखते हैं क्या। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे समझना है। समास का विग्रह करने पर या तो जिसका आएगा या फिर जिसके आएगा या फिर जिसकी आएगा और या फिर जो और वाला आएगा। यानी कि जब आप इस समास शब्द को तोड़ोगे, उसको तोड़ने में या तो जिसका, या तो जिसके, या तो जिसकी, या तो जो, या तो फिर वाला आता है। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। तो आपको सभी समास की ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है बच्चों दशानन। अब बच्चों देखो, दशानन, दशानन को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 शब्दों से बना है, एक है 10, एक है आनन। तो 10 सिर वाला, आनन का मतलब होता है जिसके सिर होते हैं, तो 10 सिर वाला कौन होता है, रावण। तो यहाँ पर बच्चों किसकी बात हो रही है, रावण की। तो ना यहाँ पर प्रथम पद इंपॉर्टेंट है, ना यहाँ पर द्वितीय पद इंपॉर्टेंट है, बल्कि दोनों मिलके 10 और आनंद मिलके एक नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं जिसका मतलब होता है रावण। यानी कि दशानन का अर्थ क्या होता है, रावण। ठीक है, वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, देखिए महावीर। तो महावीर भी 2 शब्दों से बना है, एक है महान, एक है वीर। यानी कि महान है जो वीर, तो कौन होगा बच्चों, हनुमान। कौन होंगे, हनुमान। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा।
तीसरा एग्जाम्पल है गिरधर। अब गिरधर कैसे बना? एक शब्द होता है गिर, एक होता है दर। कोई मुझे बताओ गिर का मतलब क्या होता है? हमने जब पर्यायवाची शब्द करे थे तब करे थे, बताइए जल्दी। यस, वेरी गुड। गिर का मतलब होता है बच्चों पहाड़। क्या होता है गिर का मतलब? पहाड़। तो पहाड़ को, धर का मतलब होता है धारण करने वाला, तो पहाड़ धारण करने वाले कौन थे? श्री कृष्ण। तो बच्चों यही होते हैं हमारे बहुव्रीहि समास, जिसमें पहला और दूसरा पद प्रधान नहीं होता, बल्कि ये पहले और दूसरे शब्द मिलकर एक नया वाक्य, एक नया शब्द बनाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको ये बहुव्रीहि समास भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जल्दी से हम रिकॉल कर ले एक बार। तो बच्चों आज हमने पढ़ा समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि किसी भी वाक्य का छोटा रूप। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया समास के भेद। पद आपको पता है दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। उसके बाद हमने पढ़े समास के भेद। समास के टोटल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला होता है अव्ययभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास और लास्ट होता है हमारा बहुव्रीहि समास। तो बच्चों आज हमने समास किया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इनसे दोस्ती कर लीजिएगा, ताकि जब मैं आपका टेस्ट लूं आपको ये अच्छे से याद हो जाए। तो आशा करती हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बाय बाय, टेक केयर।